बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बेतहाशा मज़ेदार और बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यकीनन आपका जो नया हफ्ते का आगाज़ है, नए दिन का आगाज़ है, वो भी अच्छा बनाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। और पूरा हफ्ता इंशाल्लाह सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत सारी हैपनिंग्स होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि इस हफ्ते तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं जिसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और आपको पूरा हफ्ता 9 से 11 सुबह सवेरे पाकिस्तान देखना होगा। जिस तरह के 2019 ख़त्म होने वाला है और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो आप सोचें आज के दिन कि आपने 2019 में क्या कुछ किया है, क्या कुछ आपने करना था जो कि नहीं कर सके, क्या खोया क्या पाया। ये तमाम चीज़ें आप ज़रा आज है अपने दिमाग में ना दोहराना शुरू करें कि आपने कुछ गोल सेट किए थे जिनको आप अचीव कर सके हैं, या कुछ गोल्स ऐसे थे जिनको आप अचीव नहीं कर सके हैं, और नहीं कर सके हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि क्या किन मसरूफियात में आप लगे रहे कि आपने उन गोल्स को अचीव नहीं किया। क्योंकि ऐसे होता है, हर साल इंसान सोचता है कि हम भाई इस साल ये करेंगे, नया साल आने वाला है, इस साल हमने कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन आप कुछ गैर ज़रूरी और कुछ ज़रूरी कामों के अंदर ऐसे मसरूफ़ होते हैं कि आपके जो गोल्स होते हैं वो आप उनको अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं, कुछ ज़रूरी भी होते हैं और कुछ गैर ज़रूरी, जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि होते हैं। लेकिन इंसान का जो एक काम है, तरजीहात अपनी उनको मुतय्यन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना कोई गोल सेट कर लें ताकि आप उसके ऊपर मेहनत करें, लगन से काम करते रहें, कोशिश करते रहें, जद्दोजहद करें और आगे बढ़ते जाएँ। और यकीनन साल के आखिर तक या आपके साल के आखिर होने से पहले वो आप उस गोल को अचीव कर लें और कामयाबी आपको मिल जाए। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अपनी तरजीहात का तयन सही वक्त पर और अच्छे अंदाज से कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है आसानी के साथ, कामयाबियों के साथ गुजरे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहीं अगर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो इतनी मतलब स्पीड में गाड़ी चलाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक एक सेकंड, एक एक लम्हा जो है बहुत कीमती है उनके लिए। लेकिन वही लोग दूसरी तरफ जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खा रहे हैं, किटी पार्टी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पर और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए स्मार्टफोन्स के ऊपर, तो इतना ज़्यादा वक्त लगा देते हैं कि जैसे कि 2-2, 3-3 घंटे उनको वहाँ पर ज़ाया हो जाते हैं और उस वक्त का उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो वक्त इतना कीमती है, उन्होंने इतना वक्त ज़ाया कर दिया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आज से ही आप सोचें, क्योंकि 2019 तो ख़त्म होने वाला है। 2020 में आपने कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि सेट करने, कौन सी ऐसी तरजीहात हैं जिनका आपने सही वक्त पर तयन करना है और इस अगले साल में आपने उनको पूरा भी करना है और कामयाबियाँ इसी तरह आपको मिलेंगी। क्योंकि अगर आप तरजीहात का तयन कर लेंगे तो यकीनन आप कोशिश भी करेंगे उनको अचीव करने के लिए और मेहनत भी करेंगे। तो जब मेहनत और लगन होगी तो सच्चा जज्बा जो है आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा और आपकी कामयाबी जो है वो मुकद्दर ही ज़रूर बनेगी। तो जनाब, ये तो हमारी अच्छी बात थी। अब कुछ मौसम का हवाल भी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं आई थी, आज भी मुझे वैसे ही ठंड लग रही थी और लाहौर में वैसे ही धुंध भी थी, लेकिन आज पहले की निस्बत कम धुंध थी। तो महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शंस किए हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 3, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में दर्जा हरारत 3 पर चला गया। अब इस्लामाबाद आपको लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो था शहर इक़्तिदार का मौसम। अब शहर क़ायद चलते हैं, यानी कि रोशनी के शहर कराची, और वहाँ का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत कराची में 12, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में तो ठंड बढ़ गई है और यकीनन कराची के जो लोग हैं वो इस ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। कराची में कम ही सर्दी आती है। अब आपको पेशावर लेकर चलती हूँ और फूलों के शहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो जी मुकाबला चल रहा है पेशावर और लाहौर में। आपने देखा दोनों जगहों पे 3-3 हो गया दर्जा हरारत। अब पेशावर के बाद कोयटा चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कैसा रहेगा। तो कोयटा में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत -2, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
कोयटा का मौसम तो खासा सर्द हो चुका है। अब आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं और देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में कम से कम -2, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, आपको पाकिस्तान की टैलेंटेड लड़की से ऐसी मिलवाती हूँ जिसने घर में बैठकर एक कमाल बिजनेस भी किया और साथ ही साथ अपनी स्टडी भी की है। कौन है वो लड़की और बाहिम्मत और बहादुर पाकिस्तानी लड़की, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। तो कोयटा से हमें हुरैन बलोच ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हुरैन आपके कीमती वक्त का। पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा आप पढ़ती क्या है और घर बैठ के आप माशाल्लाह से तालीम हासिल कर रही हैं, तो किस तरह से तालीम हासिल कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरैन बलोच है और मैं घर बैठ के अपना बिज़नेस कर रही हूँ। इसके अलावा जो है मैंने अभी ही अपना BSc कंप्लीट किया है। इसके आगे मैं अपना MBA करना चाह रही हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है कि आप अपना घर बैठ कर इतनी अच्छी तालीम हासिल करिए। लेकिन अपने बिज़नेस के बारे में बताइएगा, जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं या घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप बड़ा कमाल बिज़नेस कर रही हैं। जो घर पे बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी, उनको यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोगों के हाथ में जो भी हुनर है, जो आपका स्किल है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और घर बैठे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। जैसे आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ है और मुझे भी बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। मेरे स्किल मेरे काम आ रहे हैं। मैं अपने लिए अपना जो पॉकेट मनी है वो भी मेरे काम आ रहा है। मुझे पॉकेट मनी भी मिल रही है मेरे काम से। ज़बरदस्त। लेकिन हुरैन, ये तो आपने बता दिया ना कि ख़वातीन घर बैठी वो इस तरह कर सकती हैं, लेकिन आपको आइडिया कैसे है, मोटिवेशन क्या थी कि घर बैठकर आपने कहा मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, पढ़ाई भी घर बैठ के करूँगी? कैसे आइडियाज़ आए सारे? घर बैठे मुझे आइडिया बिज़नेस का जो आया था, मैं स्टूडेंट तो हूँ लेकिन मैं बेकिंग करती रहती थी घर पे। अच्छा। और कोई भी ओकेजन होता था फैमिली में कहीं पे भी, तो मैं बेकिंग वगैरह करके केक्स वगैरह वो भिजवाती थी। तो फिर मुझे आइडिया है कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो इसको क्यों ना मैं एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। ज़बरदस्त। लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग आपने खुद से लिया या कहीं से ली थी? मेरी ममा बेकिंग करती हैं और उन्होंने पहले मुझे बेकिंग सिखाई थी। फिर उसके बाद जो फॉन्डेंट का ट्रेंड आया तो फॉन्डेंट सीखने के लिए मैं कराची गई थी। वहाँ से मैंने अपनी फर्दर अपना कोर्स किया। ठीक है, लेकिन आपने वहाँ से कोर्स तो किया, आप कितने किस्म के केक जो है डिज़ाइन कर लेती हैं, क्या क्या कुछ बना लेती हैं, ज़रा ये बताइएगा। क्रीम केक्स हैं, जो मेन्यू है मेरा उसमें क्रीम केक्स हैं, फॉन्डेंट केक्स हैं। जो भी थीम बताते हैं कस्टमर्स उस थीम के हवाले से उसी तरह का उनको केक मैं बना के देती हूँ। इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बेकरी के, चाहे वो कुकीज़ हों, डोनट्स हों, क्रीम रोल्स वगैरह, जितनी भी आइटम्स हैं वो सारा मैं बेक कर लेती हूँ। अच्छा, ये ऑनलाइन आप कब से बिज़नेस आपने स्टार्ट किया, कितना अरसा हो गया आपको करते हुए? मुझे जो है वो काफ़ी अर्सा हो गया, लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं स्टार्ट किए हुए। लेकिन क्योंकि मुझे बिज़नेस रन करने का कोई आइडिया नहीं था और मैंने कोयटा इंक्यूबेशन में जब अप्लाई किया NIC में, तो उन्होंने जब मुझे ट्रेनिंग दी तो उसके बाद ही मुझे पता चला कि किस तरह से अपना बिज़नेस जो है वो रन करना है। और फिर मैंने उसी ट्रैक पे अपना बिज़नेस रन किया और माशाल्लाह से अब बहुत अच्छा चल रहा है। ज़बरदस्त, यानी कि आपने पहले सीखा और उसके बाद आपने बिज़नेस अपना रन किया। लेकिन आप ये मुझे बताइएगा कि ऑर्डर्स कितने आते हैं, और या आपको डेज़ के हिसाब से आते हैं या वीक्स के हिसाब से ऑर्डर्स आते हैं? ऑर्डर्स जो है वो तो कस्टमर्स पे डिपेंड करता है, ओकेजन्स पे डिपेंड करता है, किस तरह के ओकेजन्स वगैरह होते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडेज के हैं या ईद के केक्स होते हैं, तो उसी हिसाब से मुझे ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनके घर पे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी केक बेक करती हूँ। तो जिस घर से पहले एक ऑर्डर आता था वहाँ से अब 2 केक्स की या 3 केक्स के ऑर्डर आते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन आप इस बिज़नेस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैंने एक एवरेज रखा हुआ है अपने ऑर्डर्स का। मैं पर डे जो है वो 4 से 5 केक बेक कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरे टेस्ट हो या कोई भी ऐसा कुछ हो तो मैं ऑर्डर्स जो है वो कम कर देती हूँ। अच्छा हुरैन, कितने आपको इससे आपको बचत हो जाती है, कितना आप कमा लेती हैं इस तरह से? पर मंथ जो है वो 20 to 25,000 में कमा लेती हूँ।
अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे आपने ये सीखा कैसे था और डिज़ाइन किस तरह से दिमाग में आते हैं कि मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है, या लोग आपको दिखाते हैं कि हमें ऐसा बना दें? कुछ लोग भी दिखाते हैं कि आप इस तरह का बना दें, कुछ जो है वो मुझ पे ही छोड़ देते हैं कि आप जाने, आपका काम जाने। जैसे रेगुलर कस्टमर्स हैं वो जो है वो टेस्ट और फ्लेवर्स वगैरह वो सभी मुझ पे छोड़ देते हैं कि आपको हमने बता दिया कि क्या ओकेजन है, आप उस ओकेजन के हिसाब से हमें केक बेक करके दे दें। बाकी जब मैं बनाने लगती हूँ तो माइंड में जो है मज़ीद आइडियाज़ आते हैं कि अब इसको किस तरह से। तो हर बार कुछ डिफरेंट ही बनाती हैं? जी बिल्कुल, हर बार कुछ डिफरेंट होता है, या तो फिर कस्टमर को अगर पिछला कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो फिर वो वही डिज़ाइन देते हैं कि हमें भी सेम इस तरह का बना के दें। अच्छा, वैसे एक अच्छा केक कैसे बन सकता है? एक अच्छा केक जो है वो अच्छे प्रोडक्ट से बन सकता है। आप पहले प्रोडक्ट्स अपनी चेक कर लें कि वो प्रोडक्ट्स एक्सपायर तो नहीं है या फिर वो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स तो नहीं है। बाकी जो के कलर्स वगैरह हैं वो इम्पोर्टेड होने चाहिए, अच्छे कलर्स होने चाहिए। अच्छा, वैसे आपने बिजनेस ऑनलाइन करने का सोचा, लेकिन बेकिंग ही क्यों सोचा? मैंने बेकिंग इसलिए सोचा था क्योंकि मुझे बेकिंग आती थी पहले से और मैं मम्मा के साथ हमेशा हेल्प करती थी और मेरी मम्मा ने ही मुझे इतना सपोर्ट किया था बिज़नेस में और मेरे काम में हेल्प करना, हर चीज़ में उन्हीं का ही हाथ था। तो बेकिंग मुझे आता था, तो इस वजह से फिर मैंने बेकिंग को ही अपना एक मेरा पैशन था तो उसको मैं आगे लेके आई। ज़बरदस्त पैशन होता है तब भी आप इतने अच्छे से बना सकती हैं। लेकिन जो ख़वातीन घर में बैठी हैं और काम करना चाहती हैं इसी तरह से, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या टिप देना चाहेंगी कि अच्छा केक वो बना सकें घर में? घर में अच्छा केक जो बना सके, अगर उनको कोई टिप वगैरह चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें। शी बेक्स के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके रेसिपीज़ भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं क्लासेस भी अनाउंस करने वाली हूँ, तो मैं मज़ीद यहाँ पे कोयटा की ख़वातीन को क्लासेस भी दूँगी। चले जी, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन हुरैन ये बताइएगा कि आपकी मदर ने तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, घर में और बहन भाई भी हैं वो भी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं हमें भी बना के खिलाओ भाई अब केक? बिल्कुल, मेरे छोटे बहन भाई हैं मुझसे, तो वो तो यही कहते हैं कि हमें भी बना के दें, या तो फिर आप सिर्फ ऑर्डर्स के बनाती हैं, हमें नहीं बना के देती हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मैं ऑर्डर्स ही कंप्लीट करती रहती हूँ। तो वो यही कहते हैं कि हमें भी बना के दें। लेकिन क्योंकि मैंने सीखा है तो मेरे पीछे जो मेरी सिस्टर्स हैं वो भी बनाती हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर्स भी बनाती हैं, तो यानी कि सारे आप लोगों की एक पूरी टीम हो गई घर में ही। कितनी सिस्टर्स हैं जो बनाती हैं आपके साथ? बिल्कुल, मेरी टीम जो है वो घर से ही कंप्लीट है। ज़बरदस्त। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों बहुत छोटी हैं। हाँ। लेकिन अभी वो जो है वो घर के लिए स्टार्ट करके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना लेती हैं, जैसे कि मैं बनाती थी और अभी आके मैं प्रोफेशनल हुई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आगे आके जो है वो उनको मैं अपनी टीम में ऐड करूँगी। अच्छा, यानी कि आप ट्रेनिंग घर से भी स्टार्ट आपने किया, तो दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया आपने? बिल्कुल, मैंने पहले भी ट्रेनिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं बच्चियों को, और मज़ीद अभी भी मुझे कुछ डिमांड्स आ रहे हैं क्लासेस के। तो अभी जल्द अज जल्द मैं ये अनाउंस करूँगी कि जो भी हैं वहाँ पे तो वो मुझसे क्लासेस लें, ताकि अगर आगे मैंने अपनी एक टीम बनानी है, टीम बिल्ड करनी है, तो वो मैं अपने ही हाथ के स्टूडेंट्स को ही अपना टीम बनाऊँगी। अच्छा हुरैन, वैसे होता है ना घर में भाई या वालिद साहब जो है वो मना करते हैं कि भाई आप क्या काम कर रही हो, आपको घर से पैसे मिल तो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह के मसाइल भी पेश आए हैं, या फिर आप अपनी पॉकेट मनी वगैरह के लिए करती हो या सपोर्ट करती हो फैमिली को भी? मुझे ना किसी पैसे की कभी ज़रूरत पड़ी, ना फैमिली को कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। मेरा एक शौक़ था, उस शौक़ को देखते हुए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे सपोर्ट के पीछे मेरी मदर का बहुत बड़ा एक किरदार उन्होंने अदा किया है मुझे सपोर्ट करने का। तो मुझे कभी इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ी कि आप बाहर नहीं जाएं या तो फिर आप ये काम क्यों कर रही हैं। उनको पता था इसका शौक है, क्योंकि मैंने जब इंक्यूबेशन में अप्लाई किया वहां से मैंने विन किया, IBA कराची से मैंने विन किया, अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद से भी विन करके आई हूँ। तो ये चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अच्छा हुरैन, ये बताइएगा कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी ने ऑर्डर किया हो केक का और वो लेकर ना गया हो? नहीं, कभी अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कभी कोई ऑर्डर आए और वो लेके ना जाएं, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो चुका है लोगों में कि बस यहाँ से हमने शी बेक से केक तो ट्राई करना ही है। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या प्लान्स है फ्यूचर के, आपने इसको कंटिन्यू करेंगी? बिल्कुल, मैं इसी को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। बाकी स्टडीज़ तो मैं अपनी साथ साथ कर ही रही हूँ
और आगे इंशाल्लाह ताला मैं ये अपना बिज़नेस ही कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, जो ख़वातीन घर में बैठी वैसे डरती हैं कि भाई बिज़नेस घर में बैठे कैसे कर सकते हैं, मुश्किल होगी, पेश आएगी इस तरह से, तो आपने उनको तो बता दिया कि भाई घर में बैठी कामयाब बिज़नेस कर सकते हैं, तो उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे अब? मैं यही मैसेज दूंगी, किसी चीज़ से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास हुनर है तो आपको वो हुनर जो है आपको आगे लेके आना चाहिए। यहाँ पे इतने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अब तो जो है स्टार्टअप कंपटीशंस भी स्टार्ट हुए हैं और सपोर्ट भी करने लगे हैं स्टार्टअप्स को। आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर, आप लोगों को ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने अपना बिजनेस किस तरह से रन करना है, इनिशियल स्टेज पे चाहे हो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुरैन, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया और ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं उनके लिए आप एक बड़ी उम्दा मिसाल लेके आप घर में बैठ कर इतना कमाल बिज़नेस कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जो ख़वातीन घर में और परेशान होती हैं कि भाई घर में बैठ के वो कुछ नहीं कर सकती, उन्हें चाहिए घर बैठ के इस किस्म के काम करें, इस किस्म के बिज़नेस रन करें, तो आप मेहनत करते रहेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। ये तो था पाकिस्तान का टैलेंट जिससे मैंने आपकी मुलाकात करवाई। लोगों को सांस के मसाइल होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ख़ुद भी बड़े मसाइल ऐसे होते हैं कि मैं बात कर रही हूं तो मेरा बात करते करते सांस फूल जाता है। इसी तरह मेरे बहुत से देखने वाले हैं, उनके सब भी ऐसे मसाइल होते होंगे। तो ऐसे बहुत से लोग जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, या वो दमा वगैरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं, या वो ख़ुद को फ़िट कैसे रख सकते हैं, और अगर एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस दौरान उनको सांस लेने में मसला होता है, सांस फूल जाता है, इन तमाम मसाइल का हल योगा से और एक्सरसाइज के थ्रू हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हमारे गेस्ट बताएंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं आबिद अमीन साहब, फिटनेस ट्रेनर हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अमीन साहब आपके कीमती वक्त का। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अरफा जाहिद, आप योगा एक्सपर्ट है। अरफा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ज़िशानुल हक ने, मॉडल है, योगा ट्रेनर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ तो आबिद साहब मैं आपसे ही करूँगी। आखिर जिस तरह से मुझे भी अभी आपने देख ही लिया, एक्सपीरियंस कर ही लिया कि मैं बात करते करते मुझे सांस चढ़ जाता है। इस तरह से बहुत से लोग हैं जिनको बात करते करते सांस चढ़ जाता है, तो क्या एक्सरसाइज है, ऐसे मसला होता क्यों है? अच्छा, ये बुनियादी वजह याद रखिएगा कि हमारा जिस्म जो है ना वो मुख्तलिफ खरबों किस्म के सेल्स का एक मजमूआ है, और इन सेल्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ब्लड की एक सर्कुलेशन चाहिए। अब ब्लड की सर्कुलेशन अगर ऑक्सीजन, ताज़ा ऑक्सीजन के साथ मिलके अगर है तो तवानाई पैदा करेगी और आपके सेल्स जो है ना वो बेहतर होंगे। सेल्स से टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनेंगे। अब हमारे जिस्म में जिस तरह लंग्स हैं, हमारे जिस्म में मतलब हार्ट इटसेल्फ है, तो ये सब ऑर्गन्स हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं। तो ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम इन ब्लड की सप्लाई को बेहतर बनाएं एक्सरसाइज के ज़रिए, ताकि जो इन्फ्लेमेशन की जो बीमारियां हैं, सोजिश है, वो कम से कम हो सके। तो इसका जो बुनियादी तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास ये जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप देखिएगा कि अस्थमा का मसला है, लोगों को सांस फूल जाता है। उसके साथ COPD जिसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं, तो इसमें एक मुख्तलिफ जो हैं वो डिजीज़ शामिल हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सोजिश की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। तो जब तक हम अपने जिस्म को एक सर्टन हार्ट रेट जोन के अंदर ट्रेन नहीं करेंगे, ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम इस किस्म की बीमारियों पे कोई बेहतर तरीके से काबू पा सकें। सही। वैसे जिस तरह से अरफा एक्सरसाइज के थ्रू तो हम लोग कर सकते हैं, अपनी सांस को उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि सांस हमारा ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन योगा के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी हम लोगों का मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने अपने ऑर्गन्स को कैसे बेहतर बनाना है। नो डाउट आप एक्सरसाइज से अपनी ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आप अलहदा से एक एक ऑर्गन की वाइटैलिटी हासिल नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी जो आपको ये मसला होता है अस्थमा का या सांस का जो मसला होता है, उसकी वजह ये है कि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हम अपने जो लोअर लंग्स हैं उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वो एनजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं जनरली, और अपने आधे लंग्स को जब हम ज़ाया कर देते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर वो स्ट्रेचेस किए जाएँ जिससे आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकें। लंग जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, और उसके लिए आपने वो वाली एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आप इस एरिया को स्ट्रेच कर सकें। जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे आबिद साहब ने कहा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाएगी और वो एक किस्म से रिवाइटलाइज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ
योगा स्ट्रेचेस को भी अपनी ज़िंदगी में लाएं ताकि आप इंडिविजुअली हर ऑर्गन पे भी काम कर सकें। ये दोनों एक साथ क्योंकि होंगे तो इसको काम elaborate बेहतर मैं इस तरह से करूँगा बिल्कुल। कि स्प्रिंग है ना, इलास्टिसिटी है हमारे लंग्स के अंदर, तो एक्सरसाइज जो है और योगा के बहुत सारे पोजेज ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक सर्टन ब्रीदिंग पैटर्न आप डेवलप करें तो उनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी ऑफ वर्क है, वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, आपका फिर सांस भी बेहतर हो जाता है अगर आप योगा की यकीनी ऐसी तौर पे, एक्सरसाइजेस बिल्कुल। करें। और उसमें मज़े की बात यह है कि उसके लिए यू डोंट नीड टू गो इवन ऑन योगा मैट, आप वो अपने सोफे पे बैठे हुए भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि देयर आर टू मैनी ब्रीदिंग टेक्निक्स। अच्छा, वैसे किस तरह की आप ब्रीदिंग जो टेक्निक सबसे पहली चीज़ है जो कि हर कोई बूढ़ा है अगर वो बीमार है वो भी कर सकता है और बल्कि करना भी चाहिए, वो सिंपल ब्रीदिंग है। सिंपल ब्रीदिंग के आपने डीप ब्रीदिंग जो करनी है उसमें आपने अपने लोअर लंग्स तक सांस पहुंचाना है। ठीक है। लाइक आप इनहेल करेंगे, आपने इनहेल इतना करना है कि आपका पेट एक्सपैंड हो, फूले, आपको फील हो कि पेट तक सांस किया। जब हम पेट तक सांस भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके लोअर लंग्स हैं वो भी फिल हो जाएंगे एयर से। उसको 5 की गिनती में सांस को रोकें और फिर उसको सॉफ्टली एक्सहेल करते जाएं। इनहेल टमी आउट, एक्सपैंड योर चेस्ट, फील के वहाँ पे प्रेशर आप डाल रहे हैं। इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना build शुरू हो हो जाएगी। तो जाएगी, डीप ठीक। ब्रीदिंग तो मस्ट है। हाँ, हाँ। समझ लें दिस इज़ लाइफ फॉर एवरीवन। हाँ, हाँ। ये आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को भी कम करेगा और ऑटोमेटिकली अगर आप बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप बीमार हैं, आप बिजी हैं, यू कैन डू इट एनीवेयर। तो ये तो एक वो टूल है कि जो आपको सेहत भी देगा, शिफा भी देगा और स्ट्रेस फ्री भी करेगा। बिल्कुल। वैसे आबिद साहब, जिस तरह से एज की अगर हम बात करें, डिफरेंट एजेस में लोगों को जैसे थोड़ी थोड़ी एज ज़्यादा होती जाती है तो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है। अक्सर लोगों को मतलब अगर थोड़ी सी रनिंग कर लें, वॉक कर लें, वॉक करते करते उनका सांस फूल जाता है, तो उनको ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनको ये मसला ना हो? इसमें ना कंडीशनिंग का प्रॉब्लम होता है, यानी अगर आपकी फिजिकल कंडीशनिंग बेहतर नहीं है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको सांस चढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जिस्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप अपना स्टेमिना बेहतर नहीं कर सकते। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना एक्सरसाइज को, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इनको अलहदा से हम नहीं देख सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करें तो आपका सांस बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें आपने लंग्स को स्पेसिफिकली इस्तेमाल करना है और उसके लिए योगा के जो पोस्चर्स हैं, आप बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑलरेडी इन बीमारियों का शिकार हैं, उनके लिए ज़रूरी है। देखें, उनकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर सकें, तो वो क्या करेंगे कि वो योगा के ज़रिए बैठ के आराम से अपने सांस को मैनेज करेंगे, मैनेज कर सकते हैं। बेले के ज़रिए सांस लेंगे, डायाफ्राम को एक्सपैंड करेंगे। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। पेट को फुलाएंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, चेस्ट को इम्प्रूव करेंगे। तो ये तरीके जब इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके साथ अब आपने अपने हार्ट को थोड़ा सा पंपिंग देनी है, उसकी धड़कन को बढ़ाना है। जब आपके हार्ट की धड़कन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आप जब इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक मुकम्मल पैकेज आपके सामने आएगा फिटनेस का। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी ज़िशान, कुछ टेक्निक्स योगा की बता दें हमें ताकि हमारा सांस जो फूलता है वो ना फूले, हमारे देखने वालों को भी मसाइल जो उनके हैं वो हल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जिस तरह योगा गुरु मिसेस अरफा जाहिद बता रही थी डीप ब्रीदिंग, तो डीप ब्रीदिंग की मैं आपको थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो करके बताता हूँ। डीप ब्रीदिंग इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड ब्रीदिंग इज़ सेड टू बी द मदर ऑफ योगा एंड मदर ऑफ हीलिंग। और हमारे जो लोअर लंग्स हैं उनको एक्सपैंड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू टेक 2 प्रिकॉशंस। नंबर 1 कि आपकी जो स्पाइन है वो इरेक्ट हो, वो स्ट्रेट हो, और नंबर 2 आपका फोकस जो है वो सारे का सारा ब्रीदिंग के ऊपर हो। मैं अपने हैंड्स की मूवमेंट के साथ अपनी ब्रीदिंग को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। होपफुली सबके लिए ये ईजी और अंडरस्टैंडेबल होगा। देखिएगा प्लीज़। जब मैंने सांस इनहेल किया तो मेरा पेट बाहर की तरफ एक्सपैंड हुआ, मेरी चेस्ट एक्सपैंड हुई। जब मैंने एक्सहेल किया तो मेरा पेट भी अंदर टक इन हुआ, मेरी चेस्ट भी स्क्वीज़ हुई। एक दफ़ा फिर देखिएगा। यहाँ पे आपने होल्ड कर लेना।
ये अगर टेक्निक आप जस्ट फॉर 5 मिनट्स मोबाइल के ऊपर अलार्म लगा कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ साइकोलॉजिकली बहुत रेस्टफुल पीस माइंडसेट में आ जाते हैं और आपका जो लंग्स हैं वो उसकी कैपेसिटी एनहेंस होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और जिस तरह आबिद साहब भी बता रहे थे कि हमारी जो ब्लड ये की तो वैसे ऑक्सीजनेशन है निशान वो योगा की improve होती टेक्निक्स है। बता रहे हैं, वो तो हमने देखी हैं और हम यकीनन हम लोगों को इससे करना चाहिए प्रैक्टिस। लेकिन आबिद साहब कुछ एक्सरसाइजेज आप भी बताते हैं, क्योंकि हम लोग पहले हमेशा आपसे वीडियो लिंक पर हम लोग बातचीत करते हैं, ज़रा आज लाइव भी हमें एक्सरसाइज करके दिखा दें। अच्छा, इसको हम ना पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्शन के साथ अपने ज़रा यहाँ सांस पर को आकर improve ज़रा कुछ एक्सरसाइजेज बता दें करके। जैसे ना आप आ जाए। रिहेबिलिटेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप जिस तरह इन्होंने बताया कि आपकी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो बेहतर होनी चाहिए, आपके जो शोल्डर हैं वो खुले होने चाहिए, ठीक है। और आप अपने सांस को जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर किसी भी एक्सरसाइज में याद रखिएगा कि 2 किस्म की एक्सरसाइजेस को आपने मद्देनज़र रखना होता है। एक को हम एरोबिक कहते हैं ऑक्सीजन के साथ, दूसरी एनारोबिक। और सांस के जिनको इश्यूज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एरोबिक कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें और ऐसी तमाम एक्सरसाइजेज जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप होल्ड करते हैं और आपको अपना सांस रोकना पड़ता है, उन एक्सरसाइजेज से आपको परहेज़ करना चाहिए, याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ये कि आप अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करें, बाजुओं को सीधा नीचे की तरफ लेके जाएं और पेट को अंदर की तरफ खींचें और अपने सांस को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ नहीं। उससे क्या है कि एक तो आपका जो सांस है उसकी रवानी बेहतर होगी, दूसरा आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी और खून की जो गर्दिश है वो आपके लंग्स की तरफ इम्प्रूव करेगी, क्योंकि आप अपर हिस्से को जब नीचे की तरफ झुकाएंगे तो फिर आपकी जो अपर बॉडी की ब्लड की सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाएगी, लोअर पार्ट से जो है ना वो बेहतर हो। इसके साथ साथ जब आप अपनी दिल की धड़कन को बढ़ाना चाहते हैं और ज़रूरी ये है कि आपकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं सांस के कम होने की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से वो कम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को या पकड़ें या खुद ये मूवमेंट 1 2 3 4 5, ये तमाम एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपके डायफ्राम को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक सर्टन पैटर्न ऑफ मूवमेंट क्रिएट करती हैं। चलिए जी, साथ में कॉलर्स पे ले लेते हैं, आप एक्सरसाइज भी बता रहे हैं। तो एक कॉलर है इलियास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इलियास, क्या बात करना चाहेंगे? जी पहले तो ये है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये है कि मेरे साथ एक छोटा सा इशू ये है कि मैं अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ तो अगर मैं 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी अगर चलूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेयर चढ़ूं तो मैं 4थी स्टेयर 5वीं स्टेयर के बाद मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो और मैं जिम जाता हूँ, मेरा मतलब मेरा वहाँ पे जाने को दिल नहीं करता है, तो मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज बताई जाए जो मतलब चलें, मैं घर पे अभी आबिद साहब से हम आपको बताते हैं कोई एक्सरसाइज आप घर में कर सकें। एक और कॉलर भी हमारे पास, चलें जी, ड्रॉप हो गया है, उनका जिम जाने को दिल नहीं करता है और कह रहे हैं 4 एक स्टेयर चलता हो तो मुझे सांस चढ़ जाता है। अच्छा, इसकी जो बुनियादी वजह है ना उनकी कंडीशनिंग नहीं है, उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है ना, उनका हार्ट बीइंग अ मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से वो कंडीशनिंग नहीं कर पाते, स्टेमिना नहीं है, एंड्योरेंस नहीं आ पाती। वैसे वो कह रहे हैं वॉक वो 3-4 किलोमीटर आराम से कर लेते हैं। देखिए, वॉक का मतलब ये है कि आप अगर बिल्कुल आहिस्ता रफ्तार में चल रहे हैं, जहां आपको सांस चढ़ने का या हार्ट को एक सर्टन इंटेंसिटी डेवलप करने का, एक शिद्दत डेवलप करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आपको फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप एक शिद्दत डेवलप करेंगे, एक इंटेंसिटी डेवलप करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आपका जोर लगेगा, आपके मसल्स इस्तेमाल होते हैं, तो इस सिचुएशन में लोगों को, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको सांस का ऑलरेडी इशू है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कॉप कर पाए। वैसे आबिद साहब मेरे साथ भी ऐसे होते हैं, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती हूँ, मुझे सांस चढ़ जाती है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है ना, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, उसका ताल्लुक जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इम्प्रूव करें, आप एक सर्टेन इंटेंसिटी क्रिएट करें। लाइक हम हार्ट से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी जरा। एक तो चेस्ट एक्सपेंड की एक्सरसाइजेज है ना, आप बताइए जरा प्लीज।
वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि हर कोई इतनी उसमें स्टेमिना नहीं होता कि वो हार्ड एक्सरसाइज ठीक कर है। सके। पहले आप खड़े होके बताएं और फिर ताकि जो आम लोग हैं वो भी वो कर सकें। अच्छा, चेस्ट एक्सपेंशन के लिए बेसिकली हमारी नॉर्मल एक्सरसाइजेज ही होती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप जो है अगर हो जाए तो वार्म अप में मैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अगेन जैसे आबिद साहब फरमा रहे थे कि यू हैव टू बी अलाइंड, ठीक है। सो दिस इज़ द मूवमेंट। पहले बाजुओं को थोड़ा सा आप इस तरह से मूव कर दोनों डायरेक्शंस में ताकि बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो आपकी। मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ ताकि मुझे टाइम की शॉर्टेज है। उसके बाद आपने इंक्रीज होती है इन एक्सरसाइज। अपने बाजुओं को पीछे इस तरफ होल्ड करना है, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे बेंड करना है। आपकी चेस्ट शोल्डर्स पीछे की तरफ बेंड होंगे और आपने बाजुओं को ऐसे करना है। आपकी जो गर्दन है वो भी पीछे की तरफ होगी। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो बैक पे सपोर्ट के साथ करेंगे, उनको इस तरह हाथ इंटरलेस करने की भी अच्छा, जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। अब किसी के हाथ इस तरह से नहीं होते और उनको टॉवल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या कहते हैं, मैं आपको फर्दर जो है दूसरी एक एक्सरसाइज है वो बड़ी सिंपल सी है। आपने सिंपल इस तरह से इफ़ अगर मेरी टांगें जो है वो साइड पोज से दिखा सकें कि लाइक आई हैव 90 डिग्री एंगल। इसमें दो तरीके, या तो आप अपनी टोस को टक भी कर सकते हैं, अगर आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शुरू में आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी तो आप अपने टोस को ऐसे भी रख सकते हैं। एनी हाउ मैं इनिशियली जो है वो लोगों के लिए इस पोजीशन में जो करता हूँ, योर हैंड्स ऑन योर बैक, अपर हिप्स, और अगेन पहले से थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए आपने सांस इनहेल करना है और आगे मूव करना है। इसमें फोकस करना है अपने चेस्ट पे और फील करना है कि आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एस्थमा। इवन कॉलर है, कॉलर भी साथ में साथ कॉलर्स पे ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। असद आपकी है हमारे capacity साथ कॉलर। increase होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सेगमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त है। मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा था आबिद साहब से कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो अच्छा। फुटबॉल का मैं मैच कंप्लीट 70 to 80 मिनट्स खेल लेता हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़े जब मैच स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा भागने के बाद मेरी चेस्ट में ना पेन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। समटाइम्स इतना शरीर हो जाता है कि आप खड़े होने के भी काबिल नहीं रहते, आपको अच्छा। झुकना पड़ जाता है या बैठना पड़ता है। तो इसकी रीजन क्या हो सकती है मुमकिन है? क्योंकि ये इसका जो मुझे लगता है ये सांस के साथ ही इसका कोई इशू है और उसी के साथ ये मसला होता है। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मुझे कुछ थोड़ा सा गाइड कर चलिए, देगा। अभी आपको बता देते हैं। एक और कॉलर है हमारे पास, फैज रसूल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फैज साहब क्या बात करना चाहेंगे? वो ये है कि वो मैं बोलते बोलते जो है ना मेरे सांस चढ़ जाती है। ये आपके साथ मेरे वाला ही मसला है, इसके ऊपर हम अभी बताते हैं। आबिद साहब ज़रा पहले तो उन्होंने कहा कि फुटबॉल वगैरह जब खेल रहा हूँ तो सांस इतना चढ़ता है कि चेस्ट में पेन होना शुरू होती है। अच्छा, इसमें ना स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस के लिए आपको अपने VO2 मैक्स के लेवल्स हाई करना पड़ते हैं। VO2 मैक्स हमारे हार्ट की मैक्सिमम एबिलिटी है, जो हम अपने सांस को जो यानी हमारा जिस्म ऑक्सीजन को लेके जितनी जल्दी से उसको तवानाई में तब्दील करें, हम उसको आसान ज़ुबान में VO2 मैक्स कहा जाता है। तो जिस कदर आपकी ये एबिलिटी बेहतर होगी, आप के अंदर जो जिसको कहते हैं ना कि एनारोबिक एक्टिविटी के लिए जो थर्स्ट है वो पैदा हो जाती है, आप फौरी तौर पे अपने आप को रिकवर करते हैं। तो कोई एक्टिविटी जिसमें फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आइस हॉकी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी VO2 मैक्स की एबिलिटीज़ को डेवलप करें। आप एक सर्टन हार्ट रेट जोन को डिफाइन करें कि आपकी एज के लिहाज से आपका हार्ट रेट कहाँ तक मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है। इन तमाम चीज़ों को कैसे करें, डेवलप कैसे करें इन तमाम चीज़ों को? अच्छा, डेवलप करने के लिए ज़रूरी है लाइक एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है 220 माइनस एज। लाइक अगर एक शख्स की उम्र 30 साल है, एक शख्स की उम्र 30 साल है तो 220 माइनस एज का मतलब यह है कि उसका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 190 के ऊपर स्टैंड करता है। अब उसकी जो ट्रेनिंग है ना, ख़ास तौर पे इंड्योरेंस के लिए, वो तकरीबन 80 to 90% उसके मैक्सिमम हार्ट रेट के ऊपर होनी चाहिए। तो जब वो उस तरह उसको ट्रेन करेगा रनिंग की शक्ल में, एक्सरसाइज साइकिलिंग की शक्ल में या बाकी एक्सरसाइजेस की शक्ल में, तो फिर ऑब्वियसली उसके लंग्स की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, और फिर उसके बाद उसके हार्ट की जो एबिलिटी है उस ऑक्सीजन को तवानाई में बदलने की, वो इम्प्रूव होगी। इस इम्प्रूवमेंट के साथ उसका फिटनेस लेवल बढ़ेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो उसको कंजस्शन फील होती है उनको एक्सरसाइज के दरमियान और पेन की वजह, उससे उनकी जो डायलेशन है
आर्टरीज़ की वो बेहतर होगी और ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्ट को बेहतर होने की वजह से वो अपनी एबिलिटी को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल हो ठीक हो गया। एक और कॉलर है हमारे साथ, जावेद कायम खानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ऐसा है कि जिनको सांस की बीमारियां होती हैं वो खाने पीने में किन चीज़ों का ख्याल रखें, कौन सी चीज़ों से परहेज करें, कौन सी चीज़ें खाएं, ये ठीक है, चले अभी आपको बता देते हैं। वैसे जिस तरह से अरफा खाने पीने का भी बड़ा मैटर करता है, खुराक मैटर करती है, तो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को खानी चाहिए? बताने से पहले मैं एक मैजिकल पॉइंट बताना चाहूँगी, दैट इज़ अ प्रेशर पॉइंट। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी में अगर हम जाएं तो हम दवाइयों से निजात हासिल कर लेते हैं, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। वो जो पॉइंट है, अगर कैमरा मुझे फोकस कर सके, सजोक का पॉइंट इसे कहते हैं, वो आपका ये जो उभरा हुआ एरिया है उसके इस जगह पे ये पॉइंट है जिसको आपने अंगूठे से प्रेस करना, अंगूठे से थोड़ा सा नीचे, और ये अंगूठे से नीचे ये जो उभरी हुई जगह जहाँ पे कर्व खत्म होता है इस जगह पे, यानी कि जैसे आपको बोलते हुए भी सांस चढ़ता है तो बैठे बैठे इफ़ यू कैन डू इट तो ये आपका जो सांस है रवां करेगा। इसको इसकी जो निशानी है जिससे पता चलता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम है, वो ये है कि जब आप इसे जोर से दबाएंगे तो आपको पेन का एहसास होगा। जिनको पेन का एहसास नहीं हो रहा उनके लंग्स बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट लाजमी करें। सेकेंडली ऐसा है कि जनरली बाज़ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन जो नेचर है खाने पीने की वो आपके लंग्स पे अफेक्ट करती है। तो सर्दियों में कोशिश करें कि जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं और जो खट्टी तासीर की चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वो जो है रेशा बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। खुश्क चीज़ों से परहेज करें, थोड़ी ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, हल्दी वाला दूध पिएं। ये सब चीज़ें जो है आपकी लंग्स की कैपेसिटी को और सांस को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं। शहद यूज़ करें तो, और जो सीज़न के फ्रूट हैं, जो विंटर सीज़न के हैं वो यूज़ करें। आउट ऑफ सीज़न बिल्कुल, यानी कि खुराक मैटर करती है, हर लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। लाइफस्टाइल मीन कि आपकी एक्सरसाइज, आपका लिविंग स्टाइल और आपकी खाने पीने का स्टाइल, वो पूरा मिलके एक हेल्दी बॉडी इंसान की बनाती है। तभी आप स्पेशली और पॉजिटिव थिंकिंग, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतने आप बेहतर रहेंगे दवाइयों से, और दवाइयों से आपकी जान जो है ना वो छूट जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अभी सब जिस तरह से कॉलर ने वो मेरे वाला मसला उनको भी था कि उनको बात करते करते में सांस चढ़ जाता है, तो इसका क्या हल है, क्या एक्सरसाइज करें वो? अच्छा, उसमें यह है कि वो हल्की फुल्की जो है अपने आप को स्टेमिना को बेहतर बनाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करे, बाजुओं की और उसके बाद लेग्स की मूवमेंट स्टार्ट करे। तो उससे ये है कि उनको लाइटर लेवल के ऊपर थोड़ी सी उनका फिटनेस लेवल इंक्रीज़ होगा, एंड्योरेंस बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी एफ़र्ट्स हैं जो मिलके बड़ी एफ़र्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को लाइटर सी एक्सरसाइजेज़ में इन्वॉल्व कर लें, अपनी लेग्स की मूवमेंट को बेहतर बनाएं और वॉक करना थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट करें, ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक करने से उनके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, उनका सांस बेहतर होगा और डायलेशन जो है उनके पैसेज वे की वो इंक्रीज़ होगी। डायलेशन इंक्रीज़ होने से उनकी जो सांस लेने की रफ्तार है वो मुनासिब हो जाएगी। उससे ये है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ के जो बेहतर बेनिफिट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। जरूर मिलेंगे इसे। दो पोस्टर जो हैं वो ऐड अगर करना, वैसे टाइम क्योंकि हमारे पास काम है, 1 मिनट रह गया, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ अरफा साहिबा आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज दे दें। मैसेज में ये देना चाहूँगी कि अगर आप दवाइयों से, डॉक्टरों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। और हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू होता है आपके जहन से कि आप कितना यंग, कितना हेल्दी रहना चाहते हैं। एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, तो आप हमेशा खुशी रहेंगे और दूसरे भी आपसे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अरफा आपका भी, और हमारे साथ आबिद साहब मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़िन, वैसे जिस तरह से लास्ट मैसेज यही था कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें, ये अच्छा मैसेज है, आप लोग यही करें और एक्सरसाइजेस भी करें। अब यहाँ पे लेने मुझे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टूरिज़म पे, क्योंकि मुझे खुद सयाहत का बहुत शौक़ है। तो हम पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे सयाहत और सियाहती मकामात की। सयाहत किसी भी इंसान के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। कहा जाए
जाता है कि क्यों ना हम कहीं पे ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हों, और वहां पर अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, कुदरत की हसीन वादियाँ हैं, हसीन नज़ारे हैं, उनको हम देखें, उनसे हम सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप घूमेंगे फिरेंगे उतना ही आप एक तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का इल्म होगा, वहाँ के लोगों का रहन सहन आपको पता लगेगा, उनकी बातचीत करने का स्टाइल, उनका गुफ्तगू का अंदाज़, खूबसूरत गुफ्तगू का अंदाज़ आपको पता लगेगा। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं सयाहत की गर्ज से। 100 से ज़्यादा ममालिक की सैर कर चुके हैं जनाब हमारे गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सुहेल गोविंदी साहब, मुसन्निफ़ हैं, आप कॉलम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदी साहब आपके वक्त का। वैसे गोविंदी साहब, सयाहत कहते किसे हैं? सियाहत, शुक्रिया, सियाहत कहते हैं कि अपने आप को एनरिच करना दुनिया के मामले में, कुदरती नज़ारे हों, तहजीब हो, तमद्दन हो, सकाफ़त हो, लोगों का रहन सहन हो, समाज हो, उसको जानना, और उसके साथ अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना डिटॉक्सेशन फूड की करते हैं, आपके अभी इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छा लफ्ज़ था, मैं उसको बड़ा एज ए क्रिटिक देख रहा था। इसी तरह आप अपने फ़िक्र को, अपने जहन को डिटॉक्सेशन करते हैं, साइकोलॉजिकल। जब आप सफ़र करते हैं तो आप एक किस्म के डिसकनेक्ट होते हैं अपनी रूटीन लाइफ से, जो आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, जिस शोबे में भी हैं, तो आपको एक नया एनर्जी मिलती है। दुनिया में जितनी कामयाब कौमें हैं, जो तरक्की याफ्ता, कामयाब किसको कहा जाता है? अगर आप उनको देखें तो तातीलात का कॉन्सेप्ट है। आप फ्रांस चले जाएं, आप तुर्की चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, तातीलात, समर वेकेशन। अच्छा, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में वो जो सियाहत करते हैं, अपने मुल्क के अंदर करें, बाहर करें, वो आपको एक नई एनर्जी देती है काम करने की, जिंदा रहने की। बिल्कुल, ये सयाहत है, इसे हम सयाहत कहते हैं। ठीक है, तो आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने 100 से ज़्यादा ममालिक की सैर की है? देखिए, मैं एक लर्नर हूँ, जैसे किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ के मुझे इल्म मिलता है, और फिर मैं दुनिया को, तहजीबों को बहुत, मेरा पॉलिटिकल साइंस के अलावा मैं हिस्ट्री को बहुत पढ़ता हूँ। अगर आप मेरी लाइब्रेरी देखें तो मेरे ज़ौक़ को आप जानेंगे। लिटरेचर में कम पढ़ता हूँ, बराए नाम पढ़ता हूँ। तो मुझे तारीख़ से बड़ी दिलचस्पी है, इसीलिए जब मैंने पहली बड़ी सियाहत की अपनी ज़िंदगी में, बड़ी सियाहत, वो मैं कोई 18 साल का था, तो मंजोदाड़ू गया था, जो दुनिया की कदीम तहजीब के आसार हैं। तो मेरी सियाहत जो है वो लर्निंग है, मुतालिया है, मुशाहिदा है। चूँकि जो मुतालिया है उससे ताकतवर मुतालिया होता है मुशाहिदे का, जो अपनी आँख से आप देखते हैं, जो किताब से पढ़ते हैं। मैंने एक कॉलम लिखा था कि उसका यही इन्वान था कि जहाँ मेरा किताब का इल्म मुकम्मल होता है, मैं मुशाहिदे का इल्म शुरू हो जाता है, और वो सियाहत है। तो मैंने जो भी सियाहत की है 100 ममालिक के करीब या ज़्यादा हो गए, शायद 1-2, तो मेरा मकसद वहाँ के लोगों को पढ़ना है, वहाँ की तारीख़ को पढ़ना है, वहाँ की तहजीब को पढ़ना है, वहाँ की सकाफ़त को पढ़ना है, ज़बान को जानना है, उन लोगों को जानना है। ईरान कैसा है, तुर्की कैसा है, बुल्गारिया कैसा है, साइबेरिया कैसा है, अमेरिका कैसा है। जब आप जाके पहले पढ़ता हूँ, उसको पढ़ता हूँ खूब, फिर उसको देखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, तो एक नई राय बनती है, फिर उसको लिखता हूँ। तो ये जो मेरा, फिर वो जो लिखते होंगे वो फिर ज़बरदस्त एक चीज़ होगी। क्योंकि वो इसलिए कि आपका मुतालिया जो है वो एक महदूद होता है। किताब में 250 सफ़े में क्या पढ़ लेंगे। मैं जब पहली दफ़ा तुर्की गया तो लाहौर से बाई रोड गया यूरोप, मेरे पास $300 थे, और $300 यानी 14 रुपए का डॉलर था। और जब टर्की गया तो एंटर हुआ मैं ईरान के बॉर्डर से, एक तरफ सोवियत यूनियन था, उस वक्त रूस होता था, और आर्मीनिया का पहाड़ था, कोहेरारात, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहते हैं कि तूफान आया तो कश्ती, जोधी पहाड़ उसको कहते हैं। तो जब मैं, वो एक जेल की तरह दरवाज़ा था ईरान टर्की के बॉर्डर का, यूं खुला, तो मैं बड़ा खुश कि मैं एक नए मुल्क में हूँ, तो मैं तुर्की में हूँ। तो मुझे पहले ही बंदा मिला तो कहता है वेलकम टू कुर्दिस्तान। तो पता चला कुर्द भी इशू है वहाँ पर, एक अलहदगी पसंदों का। तो इसलिए जब आप मुशाहिदा करते हैं तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। और आप जब मुशाहिदा करें, ये भी एक बात है, तो आप राय पहले ना बना लें, आप अपने आप को रॉ रखें। बिल्कुल, रॉ होंगे तो राय खुद बनेगी, खुद ब खुद राय बनेगी। अच्छा, आप इतने मुल्कों की आपने जब सैर की, तो कहाँ के, किस जगह के लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे? देखिए, जो अच्छा इंसान है ना, मैं आपको ईमानदारी से बनाऊं, जब आपको कोई अस्सलाम वालेकुम, यू आर मुस्लिम, यू आर ब्रदर, तो ये तो एक मजहबी रिश्ता है। जब आपको इंसानी हवाले से लोग मिलें तो वो बड़े लोग हैं। जहाँ आपकी सकाफत ना मिलती हो, मज़हब ना मिलता हो, तहजीब ना मिलती हो, फेथ ना मिलता हो, जो अच्छे लोग मुझे लगे वो
ईस्ट यूरोप के लोग हैं, सही, वो बल्गारिया के लोग हैं, वो सर्बिया के लोग हैं, वो क्रोशिया के लोग हैं, वो मॉन्टेनेग्रो के लोग हैं, वो इन रियासतों के लोग हैं जो मशरकी यूरोप कहलाता है, चेक रिपब्लिक के लोग हैं। कमाल लोग हैं, ये कमाल लोग हैं। मतलब आपका कोई मजहब नहीं उनसे ताल्लुक। अगर आप तुर्की में हैं, हम बड़ा कहते हैं, मैं भी तुर्की गया हूँ 55 दफ़ा, तो एक मजहबी रिश्ता ना आपको कहेगा अस्सलाम वालेकुम जी, वाह वाह जी, मज़ा आ गया जी, मुसलमान है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, इंसान के लिए सयाहत कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी ज़रूरी है? देखिए, सबसे ज़रूरी तो बच्चों के लिए है। स्कूल के बच्चों को 7वीं 8वीं के बाद स्कूलों वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को सियाहत कराएं। माँ बाप को चाहिए कि सियाहत कराएं। और सियाहत लाजमी नहीं कि इस्तांबुल जाके होती है, पेरिस, सियाहत लाहौर में भी होती है। मैं उसी ने एक यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू कर रहा था, मास्टर और एमफिल के स्टूडेंट थे, तो मैंने उनको कहा आप जाते हैं, सुलेमान अली शान की कब्र देखने का बड़ा शौक है, जब से सुलेमान अली शान, आपने कभी कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार देखा? इतना बड़ा हुक्मरान हुआ है, ख़ानदान गुलामा का बानी लाहौर में है। तो सियाहत लाहौर में भी की जा सकती है। दुनिया का सबसे यूनिक बुद्धा जो है, बुद्धा का स्टैचू, स्टारविंग बुद्धा, लाहौर म्यूजियम में पड़ा है, ये भी सियाहत है। उसको हम कितने लोग जाते हैं लाहौर म्यूजियम देखने? हम कितने लोग हैं लाहौर की अनहोनी या अनदेखी जगह, मीनार पाकिस्तान देख लिया। हम ज़्यादातर क्या करते हैं लाहौरिये लोग या पाकिस्तान, हम खाना पीने को सियाहत समझते हैं। मरी गए हैं तो वहाँ पे लाहौर का लक्ष्मी का कढ़ाई गोश्त ढूंढ रहे हैं। भाई मरी देखने आए हैं कि कढ़ाई गोश्त खाने हैं लक्ष्मी का कढ़ाई गोश्त तो लाहौर में होता है। तो सियाहत अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने गाँव में, और सियाहत के कई पहलू हैं। सियाहत आप करते हैं, तारीख की भी सियाहत करते हैं, नज़ारों की सियाहत करते हैं, वादियों की, दरियाओं की, पहाड़ों की, चोटियों की, ये आपका ज़ौक है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे ज़माने में स्कूलों के ट्रिप होते थे, बड़े शानदार ट्रिप होते थे। तो आप सियाहत स्कूल से शुरू करें। पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को सियाहत करवाएं। दुनिया का एक्सपोजर होता है, ज़माने का जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ मकान कैसा बनता है, वहाँ लोग क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लहजा है। तो सियाहत इंसानी शख्सियत साजी का एक बहुत बड़ा जरिया है। यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि वैसे यहाँ पर होता है ना कि सयाहत लोग समझते हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर जाके या दूर दराज मुल्कों की सैर करेंगे तो ये सयाहत है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि लाहौर में रहकर भी हम सयाहत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये लोगों को बताना हमें ज़रूरी है कि भाई वो लाहौर में बैठकर भी और अपने घर के इर्द गिर्द के देखें जगहों पे, कौन से सियालकोट ले ले, लाहौर ले, पेशावर ले, कहीं पर भी तारीखी मकाम होते थे वो सैर कर सकते हैं। देखिए, तारीखी भी है और कुदरती। मतलब मैं सून वैली बड़ा जाता हूँ, खुशाब में, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ, इतनी खूबसूरत झीलें हैं कि हम झीलों कहते हैं जी। यूगोस्लाविया में, फॉर्मर यूगोस्लाविया अब तो हो गया कि वहाँ झीलें, हमारे पास भी है। हम पसमानदा मुल्क हैं, हमारी सड़कें पसमानदा हैं, हमारे पास कंफर्ट्स नहीं हैं, होटल रेस्टोरेंट नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उस तरह जदीद, लेकिन वो मकामात तो हैं। और हम तो इस समाज के रहने वाले हैं, मुश्किल हो चुके हैं, मुश्किल समाज में रहते हैं जहाँ ट्रैफिक है। तो हमारे लिए मुमकिन है, लाजमी नहीं कि इस्तांबुल की सियाहत की जाए या शांज़ेलीज़े, पेरिस का एक रोड है उसको देखा जाए। लाहौर में आपको बताऊं, इतने 100 मकामात हैं, 100 से ज़्यादा मकामात हैं तारीख़ी, जिसको देखे तो आपको 8-10 साल चाहिए उनको देखने की। माई जिंदा की मस्जिद है एक यहाँ पर। अब माई जिंदा, अच्छा, ये लोगों को पता ही नहीं होगा, ये चीजें, तमाम चीजें नहीं पता होंगी। माई जिंदा कौन थी? रंजीत सिंह की एक महबूबा बीवी थी और वो सिखनी थी, उसने एक मस्जिद बनाई थी, पापड़ मंडी में है। कितने लोग हैं हमारे दानिश्वर या आम आदमी या पढ़े लिखे जो उस माई जिंदा की कब्र को देखने जाएं। हम अपनी चीज़ों पर जब फख्र नहीं करेंगे तो हम लोगों को हीरो बनाएंगे, आउटसाइडर को। हमें अपने पर फख्र करना है। हमारे मुल्क के अंदर दुनिया का ये एक कदीम तरीन तहजीब से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान जहाँ वाक़ है, इंडस वैली। हमारे कितने जो हड़प्पा जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत यहाँ वादियों का हड़प्पा, कितने लोग हैं साहिवाल में, 5000 साल पुराने ये खंडरात हैं। तो हम क्यों नहीं देखते अपनी चीज़ें? हम टेक्सला कितने लोग जाते हैं, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी वहाँ बनी थी, इस्लामाबाद चले जाएंगे, टेक्सला नहीं जाएंगे। मतलब और वहाँ पर बर्रे सगीर का पहला जो क्रिश्चियंस आए थे उसका वहाँ टेम्पल है,
जो हजरत ईसा का कहते हैं साथियों में से एक था। तो हमें जानना है, पहले जानकर फिर देखना है, मुशाहिदा करना है। तो अपने शहर में सियालकोट हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, पिंडी हो, साहिवाल हो, मुल्तान हो, अपनी सरजमीन पे भी सियाहत करनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे इंसान को घूमने फिरने से, सयाहत करने से कितना वो कॉन्फिडेंस, उसका लेवल बढ़ता है और उसमें कितनी ज़्यादा उसमें तख्लीकी सलाहियतें जो है वो उसकी उजागर होती हैं। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ता है। आपका ऐसी शख्सियत बनती है क्योंकि जब आप मिलते हैं दूसरे खित्ते के, दूसरे शहर के, दूसरे मुल्क के इंसान को, तो आप एक लर्निंग करते हैं। आपकी, मैंने कहा ना, एक शख्सियत साजी होती है। एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा क्रिएटिविटी आती है। मैं तो बड़ा क्रिएटिविटी होती है। मैं जब सफ़र कर रहा होता हूँ तो ज़िंदगी के नए मंसूबे बनाता हूँ। मेरे ख्यालात में जो सियासी मंसूबे, माइंड क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिव होता है, जैसे म्यूजिक सुन के होता है। बड़ा क्रिएटिव होता है। अच्छा, वापस जाके ये करूँगा, ये किताब मुकम्मल करूँगा, ये जुलूस निकलवाऊँगा स्टूडेंट्स का, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये क्रिएटिविटी होती है सियाहत से। इसलिए मैंने कहा जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो सियाहत जरूर करती हैं, अपने मुल्क के अंदर भी। अपने मुल्क के अंदर भी सियाहत जरूर करती है। कॉलर हमारे साथ हैं हमजा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमजा, क्या बात करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा है। दूसरा मैंने ये कहना था, गोनी साहब से मैंने ये पूछना था कि पाकिस्तान में अगर सियाहत की बात की जाए तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो हमेशा शुमाली इलाका जात आते हैं। हमेशा जब भी सियाहत की बात की जाए तो स्पेसिफिकली पंजाब में जो चीजें हैं, जिस तरह शहर ऐसे हैं, जंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहावलपुर हो गया, ये हमारी विरासत है। ये इनकी प्रमोशन के लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट से हटके? ठीक है, ये बड़ी अहम बात की और मैं ये इनका शुक्रिया, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। हर चीज हम रियासत और हुकूमत से मांगते हैं। हम पर भी तो जिम्मेदारी है ना। इस रियासत का एक अदारा अवाम होता है, रियासत का अदारा। पाकिस्तान जो दुनिया में थोड़ा सा सियाहत के हवाले से मुतारफ हुआ है, पता है किन लोगों ने किया है? मेरे आप जैसे जो वीलॉगर्स हैं, उन्होंने वीलॉग बनाए, वीडियो बनाई कि ये बहावलपुर है, ये जंग है, जैसे इन्होंने कहा। तो वो दुनिया के सीरियस टूरिस्ट आ रहे हैं। अच्छा, वो पैसा खर्च करने वाला टूरिस्ट नहीं है, वो लोगों के घरों में ठहर रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है उसमें भी। तो हमें ये बड़ा अच्छा ज़माना है, हमें सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें को प्रमोट करना है। जब हम अपनी चीज़ें डालेंगे तो दुनिया में मुतारफ होंगे। इवन हम खुद पाकिस्तान के अंदर मुतारफ होंगे कि सहरा कैसा है, हमारा चुलिस्तान कैसा है, हमारा थल कैसा है, बहावलपुर कैसा है, जैसे इन्होंने बताया, जंग कैसा है। मसलन दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त हमारे पाकिस्तान में है। दुनिया का सबसे वो फैला हुआ है, पता नहीं 1.5-2 किलोमीटर में है, वो देखा जा सकता है। तो सियाहत के कई पहलू हैं, लाजमी नहीं है कि नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया तो इसलिए जाते हैं कि गर्मियों में मौसम वहाँ बेहतर होता है। अच्छा, जब आप कहीं जाते हैं और लोगों को पता लगता है कि आप पाकिस्तानी, तो लोग कैसा महसूस करते हैं, कैसे उनके एक्सप्रेशंस होते हैं? मिले जुले होते हैं। मुझे बहुत अच्छा बनना पड़ता है सच्ची बात है। मुझे ये साबित करना पड़ता है कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। बनना पड़ता है, कहना, साबित करना पड़ता है और मैं नहीं हूँ। मुझे ये साबित करना पड़ता है कि मैं हंसमुख हूँ। क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में कि गुस्से वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, स्माइल नहीं देते, तो मैं बहुत स्माइल देता हूँ, वैसे नेचुरल भी हूँ। फिर मेरी बीवी तो गैर मुल्की है, मुझे अच्छी तरह याद है इस टूर में नहीं 2013 में मैं बुल्गारिया गया, तो मैं बहुत अच्छा बन गया। कहती तुम इतने अच्छे क्यों? वो लबनानी है। मैं कि इसलिए मुझे डबल अच्छा बनना पड़ा है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो फिर वो कहते यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। मैं कहा यस। तो फिर उनको होता है सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं। ये बात किताबी, ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है जो कि आपने पाकिस्तान का देते हैं कि भाई पाकिस्तानी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये मेरा वतन है ना, ये मेरा वतन ये है, मेरी माँ धरती ये है। और मैं पाकिस्तान को ऐसे ही चाहता हूँ, हंसने वाला, खुशहाल, तरक्की याफ्ता। तो मैं वहाँ ये इमेज देता हूँ, हम ऐसे पाकिस्तानी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, एक खुशखबरी बताऊं। अच्छा। मैं कतन मुतासिब नहीं हूँ कि हम बड़े अजीम लोग हैं। ये भी एक तसव्वुर होता है ना, दुनिया के हम सबसे लायक कौम है। मैं ईमानदारी से, अपने मुताले से, अपने मुशाहिदे से 100 ममालिक घूमने के बाद यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दुनिया में सबसे मेहमान नवाज हम पाकिस्तानी लोग हैं। बिल्कुल। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास कढ़ाई गोश्त है या आ जाके बिरयानी है, 2-4 फूड है, लेकिन हम बहुत बड़े दिल के लोग हैं। ये तुर्क, ईरानी, अरब, यूरोपियन हमारे सामने कुछ नहीं है मेहमान नवाजी में। मैं आने ये 3-4 वैसे दूर से कॉल आ गई अमेरिका से, हम अगर आप अस्सलाम वालेकुम शबीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या बात करना चाहेंगे, कैसे हैं आप? सर ये अभी मैं लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें उन्होंने दरख्त का बताया कि जो सबसे बड़ा दरख्त किस जगह और कहाँ है, ये पाकिस्तान में है तो किस जगह है?
ठीक है ठीक है। अभी आपको बता देते हैं सबसे बड़े जो दरख्त की उन्होंने बात की ना आपने, वो कह रहे हैं ये कहाँ ये पर है? सरगोदा पाकिस्तान में है। सरगोदा में। हाँ, आप चिन्योट की तरफ से जाएंगे तो आपको ये दरख्त मिल जाएगा सरगोदा की तरफ, ठीक है, लालियां वो से आगे उनको हुआ इंटरेस्ट कि भाई ये कौन सा पाकिस्तान में सबसे बड़ा दरख्त है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से सियाहती उसूलों की बात कर रहे थे हम कि हमें कहीं जाना चाहिए, किसी जगह की खूबसूरती को ख़राब नहीं करना चाहिए, वहाँ पे गंद नहीं मचाना चाहिए, तो और कौन से उसूल हैं जिनको हमें फॉलो करना लाजमी है? और असूल है मुताला करके जाना चाहिए। मतलब मैं कटास बहुत गया हूँ, मेरी ज़िंदगी के पहले सफ़रों में स्कूल की तरफ से 6th या 5th में था तो हम कटास गए थे, मोटरवे नहीं था तो उसका कटास और था। अब कटास पिकनिक पॉइंट है। देखिए पिकनिक पॉइंट और सियाहत में फ़र्क है। लाहौर में कामरान की बारादरी दरियाए रावी के अंदर है, अभी भी मौजूद है। अभी भी दरियाए रावी में छोटा मोटा जो पानी थोड़ा बहुत है, किश्ती पे वहाँ एक रवाज था गर्मियों में आम खाने का, अभी भी कुछ लाहौर के लाहौरी दोस्त ये करते हैं। तो दूसरा सियाहती असूल जो मैंने बताया, मुतालिया करके जाना चाहिए, जान कर जाना चाहिए। मतलब 2002 में मैं एक ग्रुप को लेके गया, मुन्नू भाई मेरे साथ थे, जावेद शहीन बड़े दोस्त थे मेरे, कॉलमिस्ट थे और बड़ा मशहूर कॉलम था पाकिस्तान का। तो मैं उनको सून वैली का एक टूर कराया 3 दिन का। उन्होंने आके कॉलम ये कलर कहार वाली साइड पे, कलर कहार, कटास, खुशाब, केसर, सून, बहुत लंबा टूर कराया। वैन की बड़ी शानदार वैन थी, उसके अंदर बेड भी था, उसके अंदर चाय बनाने की भी थी, वो कोई फिल्मों वालों की हम ले आए थे, वो रेंट करता था। उसके बाद उन्होंने कॉलम लिख दिए, वो तो लाइनें लगी, ओ मैं क्या बचाओ इन टूरिस्टों से, ये बेड़ा गर्क कर देंगे। तो जानना। अब जब मैं मुन्नू भाई को लेके गया तो पता है मुझे मुन्नू भाई ने क्या कहा, मेरे से बड़े थे, बहुत लायक आदमी थे, कि मैं 53 के बाद आया हूँ। फिर मैंने कटास राज की पूरी हिस्ट्री बताई। अल बैरूनी जब हिंदुस्तान आए तो संस्कृत उन्होंने कटास राज में बैठ के सीखी। सही। दुनिया का जो नापने का पहला मुतारफ हुआ फैसला, वो अल बैरूनी ने नापा था दुनिया को। ये दुनिया कितनी गोल है और क्या साइज है इसका। अल बैरूनी ने कटास में, क्या हमारे लोगों को ये पता है? मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शेयर करूँ कि पता चले। हाँ, सबको पता लगे। और उसमें मैं 13 के 18 किलोमीटर का कमी का फर्क है बस, जो आज जदीद साइंस ने किया। तो मुतालिया बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। दूसरी चीज है कि जो देखें उसको शेयर करें, लोगों को बताएं। इसकी इल्म का इर्तिकाज़, ये मालूमात का इर्तिकाज़, जैसे दौलत के इर्तिकाज़ के मैं खिलाफ हूँ, इल्म का इर्तिकाज़ नहीं, शेयर करना चाहिए कि वहाँ ये है। चौथा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़बानी कोशिश करें, अमली कोशिश करें, और उसकी जो डेवलपमेंट है ना, वो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उसकी रियलिटी ख़त्म ना कर दें। हम अक्सर डेवलपमेंट पे सत्यानाश कर देते हैं। झीलों का उछाली के अंदर हमारे कुछ उछाली में ऐसे है। हाँ, एक अफसरान है, बहुत बड़े बनते हैं, टूरिज्म के प्रमोटर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने झील के अंदर सड़क बना दी। दिस इज क्राइम। ये अगर वो तुर्की में होता ना तो उसको जेल में डाल देते उस अफसर को। तो ये क्राइम है। डेवलपमेंट जो ओरिजिनलिटी है उस पहाड़, दरिया, नदी, झील की, वो मुतासर ना हो। हम क्या करते हैं, बड़ा समझ कलर कहार में 1.5-2 करोड़ कौवा होता था सुबह, वो नहीं होता। वहाँ ऐसे झूले हैं जिससे परिंदे उड़ गए हैं, वहाँ से मोर उड़ गए हैं। ये जो आप बिल्कुल उसके एंट्रेंस पे झूले लगा देना, वो आसमानी झूले और उसके झील के इर्द गिर्द आपने कंस्ट्रक्शन करा दी है, वहाँ पकौड़े बिक रहे हैं, चीजें बिक रही हैं। नहीं, ये झील इससे 3 गुना बड़ी थी। तो वहाँ पे वो मैंने सुना था कि फ्लेमिंगोज हर साल बहुत ज्यादा आती थी, अब कम आते हैं, नहीं आते, बराए नाम आते हैं। मैं उनको मिलने जाता हूँ, उनको मिलने जाता हूँ जब आते हैं बाकायदा कि मेरे परिंदे आ गए साइबेरिया से। फिर वो जब जाते हैं बाई गॉड फरवरी से पहले मेरे लिए वो बिल्कुल मेरे मेहमान होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने उसी में कहा था, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम वाहिद मखलूक नहीं है इस दुनिया में, वो हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल, हम बाई गॉड, मुझे तो एक, चूंकि नेचर से मोहब्बत करता हूँ, इंसानों से, परिंदों से, पहाड़ों से, दरियाओं से, बाकायदा मैं कहता हूँ मेरे परिंदे आए हुए हैं, मेरे मेहमान आए हैं 7-8 हज़ार किलोमीटर का सफर करके, हमें तो उनका ख्याल करना चाहिए। वो वहाँ अंडे दे के आए हैं, बच्चे वहाँ उनके जब जाएंगे तो होंगे, तो ये हमें तो अपनी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। हमें उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए पानी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा आएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि सयाहत करने से डिप्रेशन भी खत्म होता है, जिन लोगों को डिप्रेशन है वो जाएं जरूर, उनका डिप्रेशन खत्म। ये बड़ी अहम बात की है। मैं लाहौर में कई साल ऐसी पिकनिक करता था, इसको मैं एग्रोथेरेपी, ये हमारे जो थे अपने माहिर नफ्सियात का डॉक्टर रशीद का था कि एग्रीकल्चर में उन्होंने शेखुपुरा में फाउंटेन हाउस जो बना है वो गांव में बनाया हुआ है। जब आप सब्जा देखते हैं तो आपका डिप्रेशन और साइकोलॉजिकली जो आपकी और बीमारियां ना सीरियस, वो भी दूर होती हैं।
तो मैं हर संडे को अपने 10-20 दोस्तों को, दानिश्वरों को ले जाता था। बेदियाँ से पार एक हमने जगह रखी थी, नहर किनारे जंगल में, अननोन जगह, वहाँ फिर हम जाके नाम हाथ कुकिंग भी करते थे, तंदूर से रोटियां लाते थे, 7-8 घंटे बैठते, सियासत, तारीख, बड़े बड़े लोग होते थे, अगर आप पूछे हैरान हो जाएंगे। फिर मैंने एक और मकाम ये वैसे मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक भी लेंगे। गोविंदी साहब हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन सयाहत के दौरान मुश्किलात क्या पेश आती हैं उन पर भी बात करेंगे। कुछ और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से सियाहती मकामात हैं, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है सयाहत के लिए, और उन मकामात को सयाहत के लिए फ़रोग़ दिया जा सकता है, और ऐसे कौन से मकामात हैं जहाँ पर हम कुछ डेवलपमेंट्स करें, हुकूमत डेवलपमेंट्स करे कुछ ऐसी जहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, वहाँ पर सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ और उस जगह पर जो है दूसरे बाहर से मुल्कों को टूरिज़म के लिए प्रमोट किया जाए, टूरिज़म पाकिस्तान में जो है वो बढ़ाया जाए। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या पेश आती हैं, ये हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर टूरिज़म की बात की जाए तो हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमज़ा और बिलाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमज़ा और बिलाल, आप दोनों का अपने अपना कीमती वक्त ही है। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है आतिफ खान, वज़ीर सयाहत हैं, कल्चर, स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड यूथ फेयर्स। आतिफ खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब, पहले तो हम बात करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स आप लोग कर रहे हैं और कौन कौन सी जगह जहाँ पर आप लोगों ने डेवलपमेंट्स किए हैं, लेकिन हम बिलाल और हमज़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये लोग टूरिज़म काफ़ी करते हैं और जाते भी हैं, तो इनको कौन कौन से मसाइल जो हैं वो पेश आए या कौन सी मुश्किलात पेश आई, इनसे ज़रा बात करते हैं। बिलाल, पहले तो आप अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ पर जाते हैं और कौन कौन सी मुश्किलात है जिनका सामना करना पड़ता है आप लोगों को। जी वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ जो ख़ास तौर पर हादसा पेश आया वो भी ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सारे पाकिस्तानियों की तरह हमें भी बहुत शौक है घूमने फिरने का, तो हम भी मरी, नारान का गान और हर तरफ जाते रहते हैं। बट अभी जो एक पिछले दिनों जो एक वाक़या हुआ हमारे साथ, जिसकी वजह से हम सब अभी तक एक शौक की कैफियत में है कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त और हमारा क्लास फेलो था पंजाब यूनिवर्सिटी में, इर्तज़ा अली, तो वो मालम जब्बा में गए थे, पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है। तो वहाँ पे उनको होटल, जिस होटल में वो ठहरे थे, वहाँ पे वॉशरूम में उसका गीज़र का इशू हुआ, गैस लीक की वजह से उनको थोड़ा सा हार्ट का इशू हुआ और वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर गए। तो अब वो मालम जब्बा में टॉप पे थे, तो वहाँ पे कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे इवन एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं थी। तो वो उनको 2 घंटे, उनके जो 7 कजन्स वगैरह थे, वो उनको 2 घंटे की मुसाफत पे वो मंगोरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गए, बट रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो हम उनकी फैमिली तो ऑब्वियसली ग्रीविंग है, बट हम उनके क्लास फेलोज, उनके दोस्त, तो हम बहुत शौक की कैफियत में थे। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा कुछ हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में टूरिज़्म, सेफ टूरिज़्म कैसे हो सकती है। तो अच्छा, मालम जब्बा में ऐसा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप लोग उनको लेके जा सकते वहाँ पर? जी बेसिकली वो अपने हमारे साथ नहीं थे, अपने मामू और कज़न्स के साथ थे, फैमिली के साथ गए थे। ठीक, फैमिली के साथ थे और वहाँ पर कोई इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। और वहाँ से ट्रैवलिंग थी मंगोरा की तकरीबन 2 घंटे की। ठीक, तो उनको वहाँ पर लेकर तो जाना पड़ा। रास्ता वगैरह ठीक था कि नहीं? रास्ता कहीं से बंद थे रास्ते, क्योंकि सर्दी की वजह से और लैंडस्लाइडिंग और स्नो फॉलिंग की वजह से। तो उसके बाद मंगोरा में वो पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ECG की गई तो वो बिल्कुल स्टेबल थी। ठीक, यानी कि आपको रास्ते की वजह से और वहाँ पे मेडिकल सहूलियात नहीं थी, उस वजह से ये मसला हुआ और मतलब उनकी डेथ हो गई। आतिफ खान साहब, लेकिन जिस तरह से आपने सुना है, हमज़ा और बिलाल ने बताया कि उनके दोस्त हैं, उनको इस तरह से मसला हुआ सांस का, और उनको वहाँ पे क्योंकि मालम जब्बा में कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी मेडिकल, तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती ऐसी जगह पर, क्योंकि मालम जब्बा ऐसी स्पॉट है, हर कोई वहीं पर जाता है। बहुत शुक्रिया जी। ये तो हकीकत है कि जो ऐसी जगह हैं, ज़ाहिरी बात है कि जितनी भी ये लोकेशंस हैं, ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे इतना इन्फ्लक्स नहीं होता, बड़े शहर नहीं है, छोटी छोटी जगह हैं, और वहाँ पे सिर्फ सीज़न में लोग आते हैं, नॉर्मली वहाँ पे इतनी आबादी नहीं होती। तो ऑब्वियसली वहाँ पे उस लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं अवेलेबल होती। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एक इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए। खुदा न खास्ता किसी को भी कोई तकलीफ़ आ सकती है, जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनके दोस्त को ये वाक़या पेश आया है अफसोसनाक। तो ज़ाहिर बात है कि
फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि देखें आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले या साल पहले तक तो ये टूरिस्ट का पाकिस्तान का या 3 साल पहले तक तो ये ट्रेंड था ही नहीं। ये पिछले कुछ अरसे में ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जब हमारे सूबे में हालात ख़राब थे, आपको ही पता है कि पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से इतनी मिलिटेंसी थी, इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी कि यहाँ पे हालात ख़राब थे, तो टूरिस्ट तो आते ही नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि अपने लोग वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे। तो अभी जैसे जैसे टूरिज़म बढ़ रही है, इस सीज़न के लिए खुसूसन मैं आपको बताता हूँ कि इस सीज़न के लिए हमने स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एकदम से फॉर एग्जांपल उस जगह की आबादी 10,000 है या 20,000 है और एकदम से 10 लाख लोग वहाँ पे कुछ दिनों में आ जाते हैं या 20 लाख लोग आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस दफ़ा के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है ट्रैफिक मैनेजमेंट का। ये जिस तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे हम जो जितने भी मौजूदा BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है या कोई RHC है या जो भी हॉस्पिटल है, कि उसमें कम से कम डॉक्टर, उसमें दवाई बेसिक जो है वो सारी मौजूद रहे। दूसरी 1122 की इस दफ़ा से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एम्बुलेंसेज प्रोवाइड कर सकें, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो तो उसको पूरा किया जा सके। लेकिन आतिफ साहब, आपने देखा जिस तरह से बिलाल और हमजा ने कहा कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि उनके दोस्त के साथ ये हादसा पेश आया, तो क्योंकि मालूम जब्बा को मैंने पहले भी बताया कि ऐसी स्पॉट है कि वो वहाँ पर वो स्पॉट ही वही है, वहीं पर लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, वहाँ क्यों नहीं मेडिकल इस तरह से फैसिलिटीज़ हुई हैं? देखिए ये तो बस मैं भी आपको क्या कहूँ, लेकिन ये कि जैसे मैंने बताया, मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे जैसे अब मलम जबा में कितने अरसे से लोग जा रहे हैं, मलम जबा तो मेरे ख्याल में ये अभी शायद पिछले साल से लोग जाना शुरू हुए हैं। पिछले साल से हुआ है। तो वहाँ पे अगर हम ये जी मैं कह रही हूँ पिछले साल से ही ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो मालम जब्बा की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो अगर एकदम से हम कहें कि जी वहाँ पे एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है। जब एक जगह का ट्रेंड बनता है तो एक डिमांड जब आती है तो उसके हिसाब से उसकी सप्लाई शुरू हो जाती है। तो मैंने जैसे बताया कि इस सीज़न के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों या ट्रैफिक मैनेजमेंट की हों या बाकी अगर इमरजेंसी सर्विसेज हों 1122 की हों, तो वो इंशाल्लाह ताला इस साल से हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है। वैसे जिस तरह से पाकिस्तान को बेस्ट डेस्टिनेशन कहा गया है टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो ऐसे में कितनी तादाद ज़्यादा हुई है टूरिस्ट की पाकिस्तान में, और आपने अभी तक क्या इक़दाम किए हैं? जो तादाद ज़्यादा हुई है वो तो डोमेस्टिक टूरिज़म की ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़म भी उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट की इतनी ज़्यादा तादाद नहीं आनी शुरू हुई, मतलब पहले से बड़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पाकिस्तान की परसेप्शन की थी कि पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में ऐसा था कि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ बदअमनी है, यहाँ पे फंडामेंटलिज्म है, धमाके हैं। तो वो इंटरनेशनल मीडिया ने थी भी प्रॉब्लम, ये मैं नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी जितनी कि इंटरनेशनल मीडिया में उसको पोर्ट्रे किया जाता था। तो सबसे बड़ी बात तो इसकी थी जो परसेप्शन की, वो इंशाल्लाह जैसे आपने बताया कि ठीक होती जा रही है। हम भी उस पर कोशिश कर रहे हैं एम्बेसडर्स के साथ, क्योंकि वो अपनी शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरीज जो इशू करते हैं, तो उसके मुताबिक वो जैसे जैसे परसेप्शन ठीक हो जाता है तो फिर फ़ौरन से टूरिस्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने जो इस वक्त किया है, मतलब ये 1.5 साल के दौरान, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा कम है। 2-3 डेस्टिनेशन है, एक कालाम है, एक नथिया गली है, एक नारान है, और एकदम से लोगों का रश वहाँ पे पड़ जाता है। तो हमने 14 नई डेस्टिनेशंस का रोड्स के काम शुरू इंशाल्लाह इसी हफ्ते से हो जाएगा। उसके टेंडर हो गए हैं, पैसे प्रोवाइड कर दिए हैं, फंड प्रोवाइड कर दिए हैं, सब कुछ हो गया। इंशाल्लाह इसी महीने उस पर काम शुरू हो जाएगा। मकसद ये है कि 14 जगह जब नहीं बनेगी तो एक तो ये डेवलपमेंट का या टूरिज्म से फ़ायदा जिन लोकल्स को होता है वो पूरे सूबे में फैल जाएगा, सिर्फ 1-2 जगह 3 जगह तक महसूस नहीं रहेगा। और दूसरे के वो लोड भी उन 2-3 जगहों से कम हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा हमने 4 टूरिज्म जोन्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि एक जगह पे अगर प्लान्ड किस्म की आबादी नहीं होती, प्लान्ड किस्म की चीज़ें नहीं होती, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने टूरिज्म जोन 4 आइडेंटिफाई कर लिए हैं और वो इंशाल्लाह ताला जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू
हो रहा है इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द काम हो और टूरिज्म जो है पाकिस्तान में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ऐसा हुआ है कि कुछ टूरिस्ट अगर फंस गए किसी स्पॉट पर तो पाक फौज ने जाकर फौरी मतलब पाक फौज ही सारे काम करेगी। अब ये भी तो एक जाती है ना पाक फौज के साथ। हाँ। उस बेचारी से सारे काम लेने हैं, टूरिस्टों को भी वो निकाले और मामला भी वो करे। ये टूरिज्म की मिनिस्ट्री का फर्ज है, ये पुलिस का काम है, ये उस रेलवे ट्रांसपोर्टेशन उनका काम है। ये मुमकिन है, ये सारे काम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर देखें वो मसलन रायबंद में तबलीगी इज्तिमा होता है तो वो अपना पूरा इंतजाम करते हैं, जो उनका लेवल है। हाँ। उनका सिस्टम 10 लाख लोग आता है। हाँ। मामूल ये हमारे सामने मिसाल है, एक प्रिमिटिव सिस्टम जो भी वो बनाते हैं, बड़ा पसमानदा एक रीजनेबल सा जो भी उनका निज़ाम है बना लेते हैं। तो ये 10 लाख टूरिस्ट को क्यों नहीं एकोमोडेट कर सकते। ये मिनिस्टर साहब की तो लॉटरी निकल आई है। मैं कहूँगा इमरान खान साहब तो इनसे बड़े खुश होंगे, घुमा के दें वहाँ पे 10-20 करोड़ 1 अरब रुपए लगा दें 20 लाख टूरिस्ट। उसका कैलकुलेशन करें कि 20 लाख टूरिस्ट जो पंजाब सिंध से आएगा इनको कितने करोड़ डॉलर देके आतिफ खान साहब से हम अब पूछते हैं ना कि आतिफ खान साहब क्या कमेंट करना चाहिए गोविंदी साहब की बातों पर। और दूसरा ये भी बताइएगा कि बैरून मुल्क से अगर टूरिस्ट आपने लेके आना है पाकिस्तान तो उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए, क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो वैसे कह देना बहुत आसान होता है कि जी ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए। वो तो जाहिर बात है हो जाना चाहिए करने के लिए। मेरी जितनी भी डेवलप ममालिक हैं, चाहे ये तुर्की की बात कर रहे हैं, चाहे ये मलेशिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो थाईलैंड की बात कर रहे हैं, वो कोई 1 साल में नहीं हुआ या 1.5 साल में वो फैसिलिटीज़ इस लेवल पे नहीं आई। वो जाहिर बात है कि लेवल्स उस पर आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो ये 1.5 साल में हमने किया, चाहे वो वीज़ा के हवाले से है, चाहे वो नई डेस्टिनेशन के हवाले से है, चाहे टूरिज़्म अथॉरिटी बनाने के हवाले से है, चाहे मतलब और भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो हम रिलीजियस टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं या बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जी 1.5 साल में हम तुर्की के लेवल पे पहुंच जाएंगे या स्पेन के लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता। ये कहीं भी नहीं होता। जहाँ पे भी ये है उन्होंने टाइम लिया है। देखिए एक माइंडसेट भी होता है लोगों का, एक्सेप्टेबिलिटी का। अगर वहाँ पे लोग एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं होती, इसी तरह जो टूरिस्ट आता है उसके लिए भी जाहिर बात है कि हमने एक कैंपेन हम चला रहे हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, कि जो हमारे मसाइल कुछ लोगों की वजह से भी होते हैं वो भी ऑब्वियसली, अगर हम ये कहें कि जी ये 1 साल में या 1.5 साल में सब कुछ हो जाएगा, वो काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला, आप आगे जाके देखेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये होना कि काम बहुत होना बाकी है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी 1.5 साल में हो जाएगा तो इस तरह नहीं होता। ठीक है जी। वैसे बिलाल आप भी बैठे, आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरा ख्याल है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आतिफ खान साहब से तो आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ऑब्वियसली हम जैसा कि हमने बताया कि हमारे दोस्त की जो डेथ हुई है तो हम उस ट्रेजेडी को ऑब्वियसली एक जो होने वाला काम था वो हो गया है, ठीक है। बट हम जब यही चाहते हैं कि उससे सीखा जाए और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके, ठीक है। जैसा कि आतिफ साहब बता रहे थे कि टूरिस्ट पाकिस्तान में बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास नंबर्स हैं कि जस्ट 2018 में 2 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में आए थे और 50 मिलियन हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट थे। और जैसा कि सब बता रहे हैं कि वहाँ पे कंजेस्शन हो जाती है क्योंकि स्पॉट्स थोड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारी एक सजेशन थी, जो हमारी एक कैंपेन की डिमांड भी है कि सेफ्टी ऑडिट किया जाए कि जो होटल्स वगैरह हैं या जो लॉजेस है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे अगर आप सब आई एम श्योर जाते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे कोई ऐसी अरेंजमेंट्स नहीं है, फायर फैसिलिटीज इस तरह की नहीं। अभी जो इर्तिजा के साथ जो हुआ है वो होटल में जो उन्होंने गीजर इंस्टेंट गीजर इनसाइड लगाया हुआ था उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए और इसमें गवर्नमेंट को मतलब कुछ जस्ट एक लेजिस्लेशन करने की जरूरत है कि वो जो फायर सेफ्टी के लिए या अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए, क्योंकि ज़लज़ले वगैरह बहुत आते हैं ऐसे एरियाज में, ठीक है। तो इस तरह का एक स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड बना लिया जाए, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और अल्लाह ना करे अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो स्कैंडल बनेगा बहुत बड़ा।
तो वो जो हम इतना एक फख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 लिस्ट पे आ गया है, ठीक है, तो वो बहुत उससे डैमेज हो सकता है। हमारा जो पॉजिटिव इमेज आ रहा है वो नेगेटिव में बदल सकता है अगर हमारे पास कोई सेफ्टी हमने मेजरमेंट्स नहीं किए होंगे। लेकिन आतिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि सेफ्टी ऑडिट आप लोग करवाते हैं, कोई चेक इन बैलेंस रखते हैं कि कोई बिल्डिंग्स पुरानी है उनको देखे जाकर, उनको ठीक कर, उनको रेनोवेट किया जाए, इस तरह की कोई चीज़ें कर रहे हैं अभी आप लोग? देखिए, हमने एक नई टूरिज्म अथॉरिटी बना ली है जिसका बेसिकली काम ये होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहिए कि टूरिज्म एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। टूरिज्म का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन जब होती है तब जाके होता है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना काम होता है, 1122 का अपना काम होता है, लोकल गवर्नमेंट्स का अपना काम होता है। तो जाहिर बात है ये सारे इदारे जब मिल के काम करते हैं तो तब टूरिज्म होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक इदारा नहीं था। हमने इस वक्त टूरिज़म अथॉरिटी बना ली है और उस टूरिज़म अथॉरिटी का ये मकसद होगा कि वो एरिया या वो जो जगह हैं वो सारी एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही छतरी के नीचे जब आते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। वो टूरिज़म अथॉरिटी भी, उसके लिए लॉ बनाना पड़ा, वो लॉ भी बना लिया, उसके लिए लोग अपॉइंट करना पड़े, वो भी अपॉइंट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं बेहतरी आए इन चीज़ों में। पाकिस्तान में टूरिस्ट को लेकर आया जो बैरून मुल्क से जितने भी हैं वो यहाँ पर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। गोविंदी साहब, जिस तरह से आतिफ खान साहब दमाद कर रहे हैं और कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या चैलेंजेस हैं जो कि हमें दरपेश हैं और उनको हल क्या है? देखिए, मैंने तो खुद कहा था उनसे पहले कि पाकिस्तान को ऐसे समझ लेना कि लॉटरी निकल आई है, टूरिस्ट आ जाएंगे और 20 डेस्टिनेशन पे एक रसाले ने रिपोर्ट दी है, उसकी बुनियाद पर हमने बहुत बड़ी उम्मीदों के पहाड़ खड़े कर लिए। और आप दिसंबर 2020 में देखेंगे कोई नहीं, वो जो 2 मिलियन दोस्त हमारे कह रहे हैं वो भी पाकिस्तानी, वो जो वहाँ रहते हैं वो पासपोर्ट होल्डर हैं। 2 मिलियन टूरिस्ट नहीं आया पाकिस्तान में। अगर आप उनका डाटा चेक करें वो रियल टूरिस्ट नहीं है। चंद हज़ार टूरिस्ट आते हैं जो टूरिज्म करने आ रहे हैं। इतनी बड़ी फॉरेनर्स की तादाद है, हम उनको सिखों को भी शामिल कर लेते हैं जो आते हैं, चलें कर लें सारे, लेकिन वो टूरिज्म नहीं करते। यहाँ पे कोई मनी स्पेंड करने नहीं आ रहा। जो सीरीज टूरिस्ट आता है, जो काउच सर्फिंग करते हैं, जो लोगों के घरों में रहते हैं, वो एक पाई नहीं सर्फ करता। अच्छा, लेकिन वो बड़ा काम का टूरिस्ट है। मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, मैं उनको प्रमोट करता हूँ, उनको लाता हूँ। वो पाकिस्तान में शायद $100 भी नहीं 6 महीने में सर्फ करके जाते। मतलब उस टूरिज्म का हमें ये फायदा नहीं है फाइनेंशियली अभी, लेकिन वो हमें मुतारफ जरूर कराएगा। पाकिस्तान में क्योंकि खूबसूरत मकामात हैं, एक तो हम लोगों को उनका ख्याल भी रखना है और दूसरा यहाँ वहाँ पर हम लोगों को पॉजिटिव इमेज अपने जो है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी कि हमें वो फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदी साहब आपका, बिलाल आपका और हमज़ा आपका भी कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को क्योंकि वक्त हुआ ख़त्म, यकीनन आप लोगों को आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है वो पसंद आया होगा और इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।